कहा जाता है कि अगर कार्ल मार्क्स के बाद में इस दुनिया में गांधी नहीं आते तो ये पूरा विश्व जंग में या क्रांति में डूब जाता और सर्वनाश हो जाता। गांधी का आना क्यों असेंशियल था, इस पर आगे बात करेंगे। पर पहले हम ये समझेंगे कि कार्ल मार्क्स की बात क्यों आई। और कार्ल मार्क्स की बात जहां पर आती है वहां पर लेफ्ट विंग या वामपंथ की बात जरूर आती है। वामपंथ को लेकर एक सबसे बड़ी कार्रवाई हुई अब तक की, जिसमें लगभग नक्सलियों को टारगेट करके बीते शनिवार 31 लोगों को अभी तक काउंट किया जा चुका है, जिसमें बड़े बड़े नक्सली लीडर्स भी थे। अबूझमाड़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में उनको टारगेट किया गया और मतलब फायरिंग में वो मारे गए। अब अगर हम ये बात करते हैं कि वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे, तो उनकी इंपॉर्टेंस इस बात से देखी जा सकती है कि उन सभी पर क्यूमुलेटिवली लगभग 1,30,00,000 रुपए तक के इनाम घोषित किए जा चुके थे। सो ये लेवल है कि वो किस लेवल के एक्सट्रीमिस्ट थे या वांटेड थे। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कल की तारीख में यानी कि 7 अक्टूबर को सभी राज्यों के संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्रियों और CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जितनी भी है उन सभी के हेड उनके साथ में एक मीटिंग करी है, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया है बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत से नक्सलवाद को 2026 तक एंड कर दिया जाएगा। मतलब कि हम नक्सलवाद मुक्त हो चुके हो। अब बात ये आती है कि नक्सलवाद अभी कहां पर है, किन क्षेत्र में है भारत के, जैसा कि आपको मैप में दिखाया जा रहा है, और इसके साथ में नक्सलवाद के कारण क्या थे, नक्सलवाद क्या था, इस पर हम बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है इसके हाईलाइट्स क्या है, और ये बात कि हाँ यूपीएससी में इससे क्या क्वेश्चन बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर हम किसी एक भाग में होने वाली घटनाओं को, यानी कि मैं आपको बताऊं आज के 15 साल पहले तक लगभग स्थितियां ये हुआ करती थी कि आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद या मुस्लिम टेररिज्म से ज्यादा हमारे यहाँ पर कैजुअलिटीज नक्सलवादियों के द्वारा कैजुअलिटीज से होती थी। हमारे चाहे सिविलियंस मारे जाएं, चाहे सिविल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डैमेज की बात कर लें, चाहे आप ये बात कर लीजिए कि हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं या हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनके साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी जो शहीदी होती है वो नक्सलवादियों के द्वारा किए गए अटैक्स में ज्यादा होती है। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अवर सिलेबस। ठीक है, चलिए इस बार वाले अगर यूपीएससी मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें भी इंटरनल सिक्योरिटी का काफी भाग बढ़ा है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा एक इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है। आंतरिक सुरक्षा एक बड़ी चीज है आज के टाइम। आपको एक्सटर्नल थ्रेट, बाहर के देशों से होने वाले आक्रमण, हमले, वो सब कम है, वो एक अलग चीज है। पर आपके अपने देश के अंदर गद्दार कितने हैं, आपके अपने देश के अंदर क्राइम कितना है, आपके अंदर के देश के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज कितनी हो रही है, या आपके अपने जो देश के निवासी हैं वो सुरक्षित कितने हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो जाती है। आपके यहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंस कितना है। दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद द टॉपिक। चलिए, so under the leadership of the Prime Minister, we will completely eliminate Naxalism by 2026. This was declared in the meeting. Okay, Naxalism is the biggest hurdle. सबसे बड़ा एक तरह से मान लीजिए एक रुकावट है जो कि ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट में या फिर पूरी मानवता के विकास के लिए बाधक बना हुआ है। ड्यू टू द नक्सलिज्म हम लगभग हमारे 8 करोड़ आदिवासी भाई बहन विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, और जनवरी 2024 से अभी तक लगभग 237 लोगों को हम न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, जिनमें 812 को हम अरेस्ट कर चुके हैं, 723 को हम छत्तीसगढ़ में सरेंडर करवा चुके हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये होता है कि या तो उनको मार दिया गया है या उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या LWE के लिए, जिसे नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद कहा जाता है, वामपंथी अतिवाद भी कहा जाता है, ठीक है, ये तीनों नाम इसी के लिए है। सो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाई गई है, और एक सबसे बड़ा की टर्म इसमें आया है जो आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, आपसे प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में भी ये आ सकता है। दिस इज द 3C। C मींस कनेक्टिविटी। हम 3 तरह की कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, जिसमें पहली है रोड कनेक्टिविटी, सेकंड है मोबाइल कनेक्टिविटी, एंड थर्ड इज द फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। फाइनेंशियल कनेक्टिविटी टर्म का मतलब आप समझते हैं कि वित्त से लोगों का जुड़ना। कौन से वित्त से? मतलब अगर किसी को पैसे की जरूरत है, अगर किसी को इंश्योरेंस की जरूरत है, वैसे लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज मिले। मतलब हमें उधार पैसे लेने के लिए अगर मुझे कोई समस्या है किसी तरह की, और मुझे अगर पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए मुझे किसी देनदार या किसी मनी लेंडर के पास जो ब्याज पर पैसे देते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना पड़े और मेरी फाइनेंस से इजी एक्सेस। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसे के जाल में नहीं फंसा हुआ है तो वो सरकार का साथ दे सकता है। अगर वो पैसे के जाल में फंसा हुआ है, तो आप समझते हैं कि पैसे के जाल में, हमने इंडिया में बहुत पहले मूवी आई थी मदर इंडिया, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना। इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी कि जनधन अकाउंट की और इन सब की क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो एक और फैक्ट यहाँ पर दिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं, हमारे इंटरव्यू में भी यूजफुल होता है और मेंस में भी ऑब्वियसली वो बहुत यूजफुल होगा, कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में जो सिक्योरिटी स्पेंडिंग है इन एरियाज में, नक्सल प्रभावित एरिया में, उसको हम लगभग 3 गुना कर चुके हैं, जो पिछले बजट में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।
2004 से 2014 के बीच में केवल 66 ही ऐसे थाने थे, 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे। फोर्टिफाइड मतलब जिनको किले की तरह पैक किया हुआ है, जिनकी संख्या बढ़ाकर 554 कर दी गई है। और अगर हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड एरियाज की बात करें, उनसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं वो कर रहे हैं, जहां कहीं भी वो कहीं बमबारी करते हैं, कहीं पर किसी पर अटैक कर दे रहे हैं, कहीं पर थानों को जला दे रहे हैं, तो उनमें 53% का रिडक्शन हुआ है। 2004 में अगर बात करें तो लगभग 16,000 करीब हुआ करती थी, जो घट के 7,500 पर आ चुकी है 2014 में। सो दिस इज हाउ वी ट्रीट इट। और इसके साथ में ही कि चीफ मिनिस्टर जो है, जहां पर नक्सल प्रभावित राज्य है, एक नया निर्देश होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है, इनको एक नया इंस्ट्रक्शन दिया है कि नक्सल प्रभावित राज्यों के चीफ मिनिस्टर इस चीज का जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पर, जो भी विकासात्मक कार्य कर रहे हैं, देखिए एक टर्म आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM, या हिंदी में जिसको कहा जाए विश्वास बहाली के उपाय। विश्वास बहाली का उपाय ये कि अगर आपको लेकर कोई अविश्वास में है तो आपने विश्वास को बहाल करने के लिए क्या किया है, दिस इज कॉल्ड द CBM। उसमें हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मोस्टली कैलकुलेट करते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मतलब आपने रोड्स बनाए, आपने स्कूल बनाए, आपने हॉस्पिटल्स बनाए, आपने अच्छे बाजार बनाए, उनके उत्पादों को, चाहे ट्राइबल कम्युनिटी है तो ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो भी हो सकते हैं, चाहे आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले लीजिए, जंगलों से निकलने वाले छोटे छोटे कोई भी ऐसे पदार्थ जो बाजार में बिक सकते हैं, उनके लिए आपने क्या मार्केट एक्सेस अवेलेबल कराई, तो इस तरह के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी वर्क, कि हमें अगर उन लोगों को जिनके मन में कहीं सरकार को लेकर वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं, देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं महसूस करते, तो उनको जोड़ने के लिए आपने क्या किया, तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसको CBM बोला जाता है। होम मिनिस्ट्री ने एक इंस्ट्रक्शन जारी करके कहा है कि ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री और DG, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुख्यमंत्री लगभग 1 महीने में इस चीज का रिव्यू लेंगे कि कितना डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट संबंधी जो प्रोग्रेस है वो कितनी हुई, और DG भी 15 दिन के अंदर ये रिव्यू लेंगे। दिस इज द न्यू पॉलिसी फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अच्छा, अब इसके बेस की बात कर लेते हैं। ये हो गई इस मीटिंग की बात। अब हम ये बात करें कि आखिर माओवाद या नक्सलवाद जिसको हम कहते हैं इंडिया में, वो नक्सलवाद आया कहां से। नक्सल बड़ी एरिया है पश्चिम बंगाल का, इसका बेसिक आप इंटरनल सिक्योरिटी में आपको पढ़ा देंगे, करंट टॉपिक वाली बात है, और ये अभी चर्चा में है, तो इससे हमारे को इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और नेक्स्ट मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो माओइस्ट इंसर्जेंसी इज ऑल्सो नोन एज द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म। ये एक आर्म्ड मूवमेंट है, हथियार समेत किया गया मूवमेंट है, रूटेड इन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, ऐसा नहीं है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अपनी सरकार चाहती है, दैट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। सामाजिक और आर्थिक बदलाव चाहते हैं, और सामाजिक आर्थिक बदलाव का माध्यम क्या है, थ्रू वायलेंट मीन्स, यानी कि क्रांति उसका माध्यम माना जाता है इनके द्वारा। ये आर्म्ड रेबल ग्रुप है, क्रांति के दम पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहते हैं। वापस से आपको शुरुआत में लेकर आऊंगा, जो मैंने कहा था कि अगर कार्ल मार्क्स के बाद गांधी नहीं आते तो ये पूरा विश्व क्रांति में डूब चुका होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्क्स ने जो थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी का बेस यही था। कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि विश्व के सारे मजदूरों एक हो जाओ, क्रांति करो, और जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, इन सबकी सत्ता को ध्वस्त करके और एक इक्विलिब्रियम या एक समान शासन और समानता को लिए हुए जो शासन हो सकता है उसको स्थापित कर दो, यानी कि सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, सब कुछ बराबर बढ़ जाए, जितना कुछ भी। तो देयर वुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ मनी, कहीं पर भी एक पूंजी का संकेंद्रण या कैपिटल का संकेंद्रण नहीं रहे। और अगर ऐसा वास्तव में होता और अगर यही थ्योरी चलती और गांधी नहीं आते और शांति का पाठ नहीं पढ़ाते, तो पूरा विश्व बर्बाद हो चुका, एक क्रांति के सहारे वो बर्बाद हो चुका। देखिए, मार्क्सिज्म की बात करें तो मार्क्सिज्म, माओइज्म, लेनिनिज्म, ये सब मार्क्स के ही बात के फर्दर डेवलपमेंट्स हैं, तो ये कहीं पर भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है USSR, जिसका विघटन 1990 के दशक के आसपास पूर्णतः हो चुका था। चाइना उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि चाइना को आखिरकार माओवाद को अप्लाई करने के बाद में, माओइज्म को अप्लाई करने के बाद में, चाइना को भी कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ा और पूंजीवाद पर वहां की सरकारें चलने लगी या उन थ्योरीज को मानने लगी। और जितने USSR से अलग हुए हैं ये अदर जो उसके नियर बाई कंट्रीज हैं, जिसको रशिया और रूस संघ कहा जाता है, वो सब भी पूंजीवाद को ही एक्सेप्ट करके प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इट वाज नॉट वेरी मच सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। अगर हम ये बात करें तो ये 1967 से इंडिया में स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली इंडिया के सभी पार्ट में फैल जाता है। इसके पीक की बात करें कि अपने चरम पर कहां पर था, तो वर्ष 2000 तक ये अपने चरम पर था। इनकी जो अग्रेशन था, इनकी जो आक्रामकता थी, वो अपने चरम पर पहुंच गई। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलाए गए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दोनों चीजें आती है, जिसमें नक्सल को खत्म करना भी और CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी आते हैं। सो दिस इज स्टेट्स की अगर हम बात करें कि किन रीजन में ये स्ट्रेच फैला हुआ है, जिसको रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा बोला जाता है, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ है। अब हम यहाँ पर ये बात करें कि इंडिया में ये क्यों प्रिवेलेंट हुए, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि जो इनइक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इन एरियाज में। अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से भारत का जो मोस्टली माइनिंग एरिया है या जितने भी माइंस हैं वो इस एरिया में डेवलप हुई। माइंस जब डेवलप होने लगी तो यहाँ पर आदिवासी रहते थे। आप ऐसा मान लीजिए किसी जंगल को जूम कीजिए और उस जंगल में कई सारे आदिवासी रहते हैं और वो अपनी परंपराओं के अनुसार खेती करते हैं, अपनी परंपराओं के अनुसार शिकार करके जिंदगी जीते हैं, अपनी परंपराओं के अनुसार अपनी झोपड़ियां बना के अपने अपने कबीलों में वो रहते हैं। अचानक से कुछ हथियारबंद लोग, अचानक से कुछ नई गाड़ियों के साथ, अचानक से कुछ बड़े बड़े जेसीबी मशीन और बड़े बड़े ट्रोले और ऐसी रिसेंट जो भी आधुनिक व्हीकल्स हैं उनके साथ में माइनिंग के लिए, क्वारिंग के लिए वहां पर लोग पहुंच जाते हैं। तो आदिवासियों के पास कोई हथियार नहीं है, वो कुछ नहीं समझते, उनको वहां से रिप्लेस कर दिया जाता है और हम वहां से जितना भी जो भी हमारे को खनिज निकल सकता था उस खनिज का एक्सट्रैक्शन करने लगते हैं। उससे भारत सरकार को आमदनी होती है, उससे वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स को आमदनी होती है, वो सब बड़े लोग होते जाते हैं, धीरे धीरे पूंजीपति बनते जाते हैं। पर जो वहां के वास्तविक निवासी हुआ करते थे उनको हमने डिस्प्लेस कर दिया और उनके बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, वो हथियारबंद नहीं थे, वो सक्षम नहीं थे, वो समर्थ नहीं थे। धीरे धीरे ये रिसेंटमेंट बढ़ता गया और ये उग्रवाद में तब्दील हो गया। कुछ पढ़े लिखे लड़के वहां से निकले जिनमें चारू मजूमदार, कानू सान्याल ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज की जागृति अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने कबीले के लोगों में उत्पन्न करी, क्योंकि वो बाहर पढ़कर गए थे और उनको ये समझ में आया कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। दिस हाउ इट वाज स्टार्टेड इन 1967 कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। इसको रियलाइज करते करते हमें कई साल लग गए और इवन ये कहें कि दशक लग गए तो गलत बात नहीं है कि हम ये रियलाइज कर पाए कि वास्तव में इनके साथ गलत हुआ है और उसका कोई कंपेंसेशन इनको नहीं मिला। अब जब हम कंपेंसेशन नहीं दे रहे हैं तो वो हथियार उठाएंगे, ये सही बात है। यहां आपको एक और चीज इंटरकनेक्ट हो रही होगी, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रन वेलफेयर स्कीम्स इन एनी कंट्री फॉर द पुअर सोसाइटी और द पुअर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़ा तबका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष है, उसको आपको बेसिक नीड्स के लिए वेलफेयर स्कीम्स चलाना असेंशियल होता है। अगर नहीं चलाएंगे तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। जो पैसे कमा रहे हैं उनसे टैक्स लगाकर सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलाज प्रोवाइड कर रही है, दवाइयां प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसी योजनाएं आपको रन करना असेंशियल है। मिड डे मील, आपको उन बच्चों को खाना खिलाना असेंशियल है, उन बच्चों का पेट भरना असेंशियल है जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिनके माँ बाप के पास पर्याप्त संसाधन नहीं। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये मुट्ठी भर लोग जो पैसे कमा रहे हैं, इनको मार्क्सवाद अप्लाई कर देगी, गेटिंग दिस, इनके बच्चे किडनैप कर लिए जाएंगे और क्राइम बढ़ेगा समाज में बिकॉज ऑफ पेट की आग। इसके लिए सब कुछ किया जाएगा, आदमी अपने घर परिवार के लिए सब कुछ करता है। ये चीज रियलाइज करके ही वेलफेयर गवर्नमेंट, एक वेलफेयर सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जाता है। सो द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज इनइक्वल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा है गवर्नेंस फेलियर। गवर्नेंस फेलियर का मतलब जब हमने रियलाइज कर लिया कि हाँ यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, इन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिली, जब हम डेवलपमेंट करने लगे उसके बाद भी वहां पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों? भ्रष्टाचार। आम बात है सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार होना, तो भ्रष्टाचार में ही पैसे खा जाते थे। वहां जाकर कोई नहीं देख रहा है कि उनके यहाँ पर वास्तव में स्कूल बनाया नहीं बना। स्कूल बना तो उसकी छतें कितनी बारिश झेल पाई, वहां पर सड़कें बनी तो वो कितने साल तक टिक पाई। सेकंड इज पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन। इन लोगों में किसी तरह की अवेयरनेस नहीं थी कि राजनीति में एक बड़े समूह की तरह उभर कर आ सके और ये अपने आप को प्रूव कर सके, एक वोट बैंक हो सके। ये सब बिखरे हुए लोग थे, जागरूक नहीं थे, राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। गेटिंग दिस, डिस्प्लेसमेंट इनका हुआ था और डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ बहुत ज्यादा हुआ था। ये इसका सबसे बड़ा रीजन था। अच्छा, ये चीज की ठीक है, ये ट्राइबल लोग हैं और ये मर रहे हैं, मरने दो इनको, इनसे हमारे को क्या कनेक्शन, या हमारे को इससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन्होंने उठा लिया हथियार और ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन गए। इसके साथ में ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी डिस्टर्ब करने लगे। मतलब वहां पर जो भी कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, कोई भी नई खान के लिए काम हो रहा है, कोई भी नई क्वारिंग स्टार्ट हो रही है, किसी भी तरह की नई माइनिंग स्टार्ट हो रही है, वहां इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। उन मालिकों को इन्होंने उठा लिया, वहां पर मैनेजर, इंजीनियर्स जो है उनको इन्होंने कैद कर लिया, फिरौती मांग रहे हैं, थाने जला दिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग वहां पर है उनको जला दिया, सड़कें बनी हुई उनको उड़ा दिया, ट्रेन उड़ा दी। तो ये सोशो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन करने लगे। और एक और बड़ी बात ये होने लगी कि ये जो बच्चे थे इनके, उन्हीं को चाइल्ड सोल्जर्स के रूप में रिक्रूटमेंट करने लगे। दूसरा, एक्सटोर्शन, इलीगल एक्टिविटीज सारी वहां पर होने लगी। इवन चाइना से हथियार सप्लाई होना और उसके थ्रू देश के अदर पार्ट्स में भी हथियार सप्लाई होना, ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना एक आम बात थी ऐसे टाइम पर, और राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ा कारण बन गई। दिस इज हाउ द होल स्टोरी। पर अटल बिहारी वाजपेयी के आने के बाद में इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज किया गया और इन सब चीजों को रिकॉग्नाइज करके हम इस चीज पर पहुंचे कि हाँ, हमारे को कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाने हैं जिन पर हम काम करेंगे। सो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द नक्सलिज्म। उसका रीजन क्या था, उसको हम अब क्या टारगेट कर रहे हैं, और उसको समाप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम नक्सलवादियों को या वो ट्राइबल को खत्म कर रहे हैं। ये याद रखना, हम उस मानसिकता को टारगेट कर रहे हैं, उस थ्योरी को टारगेट कर रहे हैं कि आप अब मेन स्ट्रीम में नहीं है, आपके साथ अब भी पक्षपात होगा। ओके, दिस इज द होल टॉपिक। इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।